नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मेल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए एंड जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे बढ़ानी चाहिए एंड बिगनर्स के लिए भी आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जनरल प्रैक्टिस पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, 2-3 दिन की सर्च के बाद, बहुत सारे पॉइंट सोच समझ के लिखने के बाद, अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आयुर्वेदिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस एक बहुत ही अहम पॉइंट है अगर आप स्कोप ऑफ आयुर्वेद में देखें। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि चाहे आप बीएमएस करें, चाहे आप एमडी करें या एमएस करें, चाहे आप पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करें, ठीक है, उसमें अल्टीमेटली आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आ जाते हैं अगर आपको एक ह्यूज अर्निंग करनी होती है। बहुत सारे लोग नॉन क्लिनिकल टीचिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस एक बहुत ही अहम हिस्सा है आयुर्वेद डॉक्टर की ज़िंदगी का। तो इसको कैसे हम और बढ़ा सकते हैं, हमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में ऐसे कौन सी कॉमन दवाइयाँ हैं जो पता ही होनी चाहिए। देखिए, इंटर्नशिप के बाद अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये पॉइंट्स ध्यान में रखकर अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस इतनी बढ़ जाएगी कि जितनी मेरी बढ़ी थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं एक दिन में 50 to 60 पेशेंट्स देख लेती थी अपनी ओपीडी में। तो इतनी प्रैक्टिस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं एंड भगवान करे आपकी प्रैक्टिस इससे भी ज़्यादा बढ़े, तो ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रखिए जो मैं अपने तजुर्बे से आज आपको बताऊंगी। एंड बहुत सारी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड क्लासिकल फॉर्मुलेशंस जो आपको अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करने चाहिए, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैंने इस पेज पे लिख के रखा हुआ है कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, डायग्नोसिस लेकर आता है या डायग्नोसिस नहीं लेकर आता, तो दोनों केस में आपको उसका डायग्नोसिस पता होना चाहिए। लेकर आएगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन अगर डायग्नोसिस नहीं लेकर आएगा तो आपको सबसे पहले उसकी व्याधि को जानना होगा, देखना होगा कि क्या डायग्नोसिस है, उसको डिजीज़ कौन सा है। डिजीज़ पता चलेगा तभी चिकित्सा करेंगे। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे जो है तरीके बताए गए हैं डिजीज़ डायग्नोसिस की, जिसमें से एक और बहुत ही अच्छा है दशविध परीक्षा। दशविध परीक्षा पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो वो देखनी है तो मैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप उस लिंक पे जाके डिटेल में जो 10 आयुर्वेदिक परीक्षा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आयुर्वेदिक जो डिज़ीज़ जो है पेशेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में डिजीज़ डायग्नोसिस वाला पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद में जठराग्नि को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो पेशेंट की जठराग्नि देखनी है कि उसकी जठराग्नि की क्या स्थिति है, ठीक है। तो जो उसकी जठराग्नि है मोस्टली बहुत सारे या ऑलमोस्ट सारे डिजीज़ जो हैं वो मंद अग्नि के कारण होते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। जैसे कि अर्श है, फिर अतिसार है, या फिर इसके अलावा आमवात है। बहुत सारे डिजीज़ हैं जो मंद अग्नि के कारण होते हैं। तो आपको अग्नि की चिकित्सा करनी आनी चाहिए, ठीक है। विषम अग्नि की चिकित्सा आनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे मोस्टली पेशेंट की आपको मंद अग्नि ही मिलेगी। मैं ये तजुर्बे से कह रही हूँ। तो अग्निवर्धक चिकित्सा आपको अवश्य आनी चाहिए। मैं बहुत सारी क्लासिकल फॉर्मुलेशंस अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगी, जिसमें आप अग्नि पेशेंट की मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पाचक अग्नि बढ़ा सकते हैं, जिसमें उसका डिजीज़ जो है ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ठीक होगा। तो अग्नि पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ डिजीज़ डायग्नोसिस, सेकंड इज़ अग्नि की स्थिति क्या है, उसकी कोष्ठ की स्थिति क्या है, मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है या उसका क्रूर कोष्ठ है, ठीक है। एंड थर्ड इज़ कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। देखिए, जो स्ट्रेस होता है वो दोनों ही केसेस में रहता है। मतलब अगर डिजीज़ है तो डिजीज़ के कारण स्ट्रेस होता है पेशेंट को, या फिर अगर पेशेंट को स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के कारण फिजिकल डिजीज़ जो होता है उसको, तो स्ट्रेस तो रहता ही है। तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करने की चिकित्सा भी पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस वीडियो को बनाने के लिए सर्च करी, लेकिन मैक्सिमम वीडियोस में आयुर्वेद को डिजीज़ डायग्नोसिस कैसे करते हैं आयुर्वेद प्रैक्टिस में वो बताया हुआ है।
डिज़ीज़ डायग्नोसिस या इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और बताए हैं, लेकिन ये जो है कि इसमें दवाइयाँ कौन सी यूज़ करनी है, ये आपको इस रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, डिज़ीज़ डायग्नोसिस, मानसिक स्थिति एंड अग्नि की स्थिति आपको देखनी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक जो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, मैंने इसमें सारा लिख के रखा है। देखिए, जो बेसिक कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में जितना हमें सिखाया है हमारे गुरुओं ने, वो यही कहते थे कि जो बेसिक कॉमनली यूज्ड हर्ब्स हैं, तकरीबन 20 से 25 हर्ब्स होंगी। मैं सिंगल हर्ब्स की बात कर रही हूँ। तो बेसिक कॉमनली यूज्ड 20 से 25 हर्ब्स हैं, इसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जितने भी असंख्य आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ, आपको सबका पता होना चाहिए टू बी अ गुड प्रैक्टिशनर। आपको 20 से 25 आयुर्वेदिक हर्ब्स का अच्छे से पता होना चाहिए। जो कॉमनली यूज्ड आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उसका अच्छे से पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉमनली यूज्ड मेडिसिन में आ जाता है गूगल। अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गूगल को यूज़ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके पास पेशेंट कौन सा आता है, स्किन डिजीज़ का। आपके पास पेशेंट कौन सा आता है, आर्थराइटिस का, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, चाहे वो गाउट हो। आर्थराइटिस और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन कॉमन हम चीज़ देखेंगे। देखिए, कॉमन पर ध्यान देंगे तो ही अनकॉमन पर जाएंगे। पहले ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स लेंगे तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं पता होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको गूगल में देखना है कि गूगल में आपको कौन कौन से गूगल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, नॉलेज तो आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी ले सकते हैं, दैट इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन जो पता होना चाहिए, दैट इज़ विच इज़ कंपल्सरी फॉर आयुर्वेदिक जनरल प्रैक्टिस, वो है योगराज गूगल, आमवतारी गूगल, कैशोर गूगल, और मैंने इसमें और भी लिखे हैं सिंहनाथ गूगल, ठीक है। तो ये आर्थराइटिस के केस में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आमवतारी गूगल है, सिंहनाथ गूगल है, ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका प्रयोग होता है। कैशोर गूगल का गाउट में इसका प्रयोग होता है। एंड इसके अलावा लाक्षा आदि गूगल का आप ऑस्टियो आर्थराइटिस में प्रयोग कर सकते हैं। योगराज गूगल का आप जनरली इनमें से किसी भी आर्थराइटिस में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो इसके बाद सेकेंड ग्रुप आ जाता है, दैट इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। देखिए, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स वो हर्ब्स या वो क्लासिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं, सही अवस्था में रखते हैं। आपकी इम्यूनिटी, बहुत सारे डिजीज़ जो होते हैं, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, वो आपकी इम्यूनिटी जब बाय मिस्टेक आपके अपने बॉडी टिश्यूज़ को, सेल्स को डैमेज करने लगती है, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की उत्पत्ति का कारण बनती है। तो इम्यूनिटी कम हो या ज़्यादा हो, या बाय मिस्टेक आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रही हो, तो ऐसी स्थिति के लिए आते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स, जो इम्यूनिटी को ठीक अवस्था में, सम अवस्था में रखते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि और क्या डिजीज़ होते हैं जब इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिजीज़ के अलावा इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज़ होते हैं, जैसे कि रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं, या फिर कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, एलर्जिक पेशेंट्स की इम्यूनिटी वीक रहती है, ल्यूकोरिया में इम्यूनिटी वीक रहती है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स देंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इम्यूनिटी को सम अवस्था में लाने के लिए आप इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स देंगे। तो ये चिकित्सा का एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स पता ही होने चाहिए। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो कैंसर पेशेंट्स वो कीमोथेरेपी तो लेते हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप अपनी कीमोथेरेपी बंद कर दीजिए, केवल हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। नो, कीमोथेरेपी अगर वो ले रहे हैं तो आप उनको इम्यूनिटी की जो डेफिशिएंसी होती है, लो इम्यूनिटी हो जाती है कीमो लेने के कारण, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आप उनको दे सकते हैं उनकी ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटेड हर्ब्स कौन से होते हैं, अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है, आमलकी है, भूमि आमलकी है,
आपको ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट की प्रकृति क्या है। अगर आर्थराइटिस का पेशेंट है तो आंवला जो है, देखिए आर्थराइटिस में वायु जो है वो प्रकोपित होता है, ठीक है, कफ भी प्रकोपित होता है, तो आपको आंवला जो है एज एन इम्यून मॉड्यूलेटर नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो शीत वीर्य होता है तो वो डिजीज़ को और बढ़ा देगा। गाउट का पेशेंट, उसमें हम पहले ही मना करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी है, प्रोटीन लेवल उसका हाई होता है, ठीक है। तो आंवले में भी विटामिन सी के साथ प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो गाउट के पेशेंट को एज एन इम्यूनो मॉड्यूलेटर हम आंवला नहीं देते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू फ्लो आउट ना होकर, बाहर ना निकल कर, एक्सक्रीट ना होकर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में बढ़कर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होती है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन होती है। तो हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी है तो आंवला जूस भी आप पेशेंट को नहीं देंगे। तो ऐसे पेशेंट में आप अश्वगंधा दे सकते हैं, तुलसी दे सकते हैं, गिलोय दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिजीज़ पेशेंट पित्तज प्रकृति का है, कोई डिजीज़ ऐसा है जिसमें पित्त प्रकोपित है, तो उसमें आप आंवला, भूमि आंवला एज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर दे सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको सोचने पड़ेंगे। एंड थर्ड इज़ रसायन, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट आप पेशेंट को सप्लीमेंट्स पर डाल सकते हैं। एलोपैथिक में भी यही किया जाता है कि पेशेंट का जब पूरा प्रोसीजर हो जाता है, चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर हो या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो, लास्ट में पेशेंट को ये सब ट्रीटमेंट गुजरने के बाद पेशेंट को एक जनरलाइज्ड वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो उसको सप्लीमेंट्स पर डाला जा सकता है, डाला जाता है इनफैक्ट। तो आयुर्वेद में भी हम यही करते हैं कि पेशेंट को हम रसायन चिकित्सा पर डालते हैं। रसायन में चाहे वो अश्वगंधा हो या आंवला की जूस हो या शिलाजीत हो, ये ज़रूर देनी चाहिए ताकि पेशेंट को वीकनेस फील ना हो और उसकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर में रिकरेंसी ऑफ डिजीज़ ना हो। तो मैंने आपको कौन से पॉइंट्स बताए, गूगल बताया, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के बारे में बताया एंड रसायन के बारे में बताया। ये बहुत अहम पॉइंट है आयुर्वेद की प्रैक्टिस में। एंड नेक्स्ट इज़ अवले। देखिए मैं आपको मैंने कुछ अवले जो हैं लिख कर रखे हुए हैं, जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ही रैंडमली आयुर्वेद प्रैक्टिस में यूज़ होते हैं। मैं इंडिविजुअली भी इस अवले के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है कंठकार्य अवले, फिर वासा अवले, अश्वगंधा अवले, अगस्त्य हरितकी, एंड नेक्स्ट इज़ की सौभाग्य शुंठी पाक एंड हरिद्राखंड, ठीक है। ये जो अवले हैं, कूष्मांड अवले, कुटज अवले, तो ये जो अवले हैं 8 अवले, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इसका प्रयोग जो है, इंडिकेशंस है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए अवले के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अवले की बात करूं तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन है कि सबसे पहला है कंठकार्य अवले, जो कि पुरानी खांसी, सर्दी जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सूखी खांसी में बहुत काम आता है, ड्राई कफ में काम आता है, ठीक है। सेकेंड इस आपको पता होना चाहिए वासा अवले। वासा अवले दैट इज़ यूज़फुल फॉर सीजनल एलर्जीज, ठीक है। ये ग्रैनुलर फॉर्म में आता है, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में आता है। वैद्यनाथ कंपनी का, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। ये रक्त पित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में काम आता है। और इसके अगर प्रमुख घटक देखे जाएं तो मेनली इसमें वासा होता है, जिसके साथ पिपली, गोघृत, शहद, शर्करा होती है। ये लंग्स को मजबूत बनाने में, या फिर जिसकी लंग्स कमज़ोर हैं और जिसको डिज्निया ऑन एक्सर्शन होता है, मतलब चलते फिरते वक्त जिसकी सांस फूलती है, कफ है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जीज है, एपिस्टेक्सिस, नाक से खून निकल रहा है, या फीवर के बाद वीकनेस है, इनमें काम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अश्वगंधा अवले, जो कि शारीरिक बल और पुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख घटक होते हैं, अश्वगंधा, कौंच बीज, लौंग, नागकेशर, ये सब इसमें पड़ते हैं। तो अश्वगंधा अवले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए काम आता है, पौरुषत्व, अर्ली इजैकुलेशन, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता है। एंड पैरालिटिक पेशेंट में भी ये दे सकते हैं, लंबर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एक इसमें और मेडिसिन आती है अजा अश्वगंधा लेहम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे अश्वगंधा, कौंच बीज, लौंग, नागकेशर, मुलेठी मिश्री, शहद, घृत, इसके साथ अजा मांस रस भी डाला जाता है।
एंड इसमें सावधानी ये होती है कि दिस मेडिसिन इज़ नॉट फॉर एवरीवन। इसकी अधिक मात्रा से जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अग्नि की स्थिति विषम हो सकती है, और ये आईबीएस पेशेंट के लिए, कोलाइटिस पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इसको हज़म नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ हार्ड वर्कर्स के लिए और जिनकी अग्नि जो है तीव्र है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके लिए होता है। तो पेशेंट से पहले आप हिस्ट्री ले लेंगे, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करता है, अग्नि की स्थिति क्या है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जानना बहुत ज़रूरी है उसकी अग्नि की स्थिति, अगर आपने उसको चिकित्सा देनी है तो। नेक्स्ट इस अगस्त्य हरित की, ये अगस्त्य मुनि के द्वारा ये बताई गई है। ये एक अवलेय होता है, ठीक है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स तो देखिए जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप इंग्रेडिएंट्स इसका थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। बड़ी हरड़ है, चित्रक, दशमूल, गोखरू, पिपली, शंखपुष्पी, बिल्व, श्योनाक, एंड इसके अलावा ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, ठीक है। किसी को कब्ज है, बवासीर है, उसके लिए, या बुद्धि वर्धक भी इसको माना जाता है। और ये सारे जो टिश्यूज़ हैं, सप्त धातु हैं, ठीक है, उनका वर्धन करता है, सारे टिश्यूज़ के लिए न्यूट्रिशियस होता है। एस्थमा के लिए, जो एस्थमा के रोगी हैं उनके लिए तो एक वरदान साबित हुआ है। श्वास के रोगी हैं, ठीक है, टीबी है, ठीक है, आफ्टर टीबी जो ट्रीटमेंट लेता है, एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, उसके बाद एज अ टोनिक ये काम करता है। एंड इसका मतलब कि सुबह शाम एक एक चम्मच ले सकते हैं गर्म पानी या दूध के साथ, 3 से 5 ग्राम की मात्रा में। नेक्स्ट इसके सौभाग्य शुंठी पाक, ये इसका प्रमुख घटक जो होता है सौंठ होता है। ये महिलाओं के लिए उत्तम टॉनिक है, ठीक है। मात्रा इसकी 5 से 10 ग्राम होती है, और इसको चबा चबा कर खाना होता है, और उसके बाद उष्ण मतलब दुग्ध, गर्म दूध पीना होता है। ये बलदायक होता है, जनरलाइज्ड वीकनेस में बहुत काम आता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंड अमृत तुल्य बताया गया है महिलाओं के लिए। प्रदर, कष्ट, आर्तव, लिकोरिया, ठीक है, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी ये स्त्री को देना चाहिए। एंड अंडरवेट फीमेल जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, एनीमिया, इनफर्टिलिटी, ओलिगोमेनोरिया, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये अमृत के समान है। इसके बाद है कुष्मांडवले। कुष्मांडवले में देखिए न्यूट्रिशियस होता है, ये कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज़ रहती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, एंड शुक्रवर्धक होता है, पित्त को कम करता है, खूनी बवासीर, पाइल्स वगैरह में बहुत अच्छा ये काम करता है। मैं आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज ब्रीफ में हो जाए कि ये जो कॉमन मेडिकेशंस हैं जो हम क्लिनिकल लेवल पे पेशेंट को दे सकते हैं वो क्या है। एंड इसके अलावा कुष्मांडवले जो है ब्रेन टॉनिक भी है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ में, रिफ्लक्स डिजीज़ में, ये जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें होती हैं, एसिड मुंह में आता है, खट्टी डकारें, गंदा पानी मुंह में आता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड वेट लूज़ के लिए, बीपी के लिए, माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी, B1, B3, नियासिन, ठीक है, ये सारे होते हैं, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, फॉस्फेट, ये सब कुछ होता है। 96% वाटर होता है। ये स्पेशली ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी बनाने की विधि के रिलेटेड भी मैंने वीडियोस देखी थी कि अगर आपको शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग करना है तो इसमें तेजपत्र, मेथी, इलायची, लहसुन, सौंफ बाकी इंग्रेडिएंट के साथ डाल सकते हैं, क्योंकि उष्णवीर्य होते हैं, वो आप देख सकते हैं। हरिद्राखंड है, ये स्किन डिजीज़ में सबको पता है, चर्म रोग में इसका प्रयोग होता है, अर्टिकेरिया में, ठीक है। एंड जैसे कि हम स्किन डिजीज़ के पेशेंट को लिवोसिट्राजिन वो उनको प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है, कई बार हम भी दे देते हैं। तो आप हरिद्राखंड को यूज़ करके देखिए और स्किन की मेडिसिन के साथ, ठीक है, फॉर परमानेंट क्योर, तो आपको देखिए कितने उम्दा रिजल्ट्स मिलते हैं। ये ब्लड प्योरीफायर है, स्केबीज, एक्जीमा, वॉर्म इन्फेस्टेशन मतलब कीड़े हो पेट में तो एनीमिया, शोथ रोग में इसका प्रयोग होता है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में भी इसका प्रयोग होता है। आपको हरिद्राखंड के साथ जो है और भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो आयुर्वेद में बहुत सारी आती हैं वो दे सकते हैं आप। तो मेनली ये जो बेसिक है, मैं आपको बेस बता रही हूँ, बेसिक तो आपको पता ही होनी चाहिए कि आपको हरिद्राखंड देनी है, ठीक है। साथ में आप गिलोय दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अर्टिकेरिया के पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनको मैंने हरिद्राखंड 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को उष्ण दुग्ध के साथ खाने के लिए बोला, एंड साथ में उनको गिलोय की टैबलेट्स दी मैंने, 2 टैबलेट दिन में 3 बार। उनका अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई सिर्फ इन 2 दवाइयों के साथ। पता होना चाहिए कि मेडिसिन कौन सी है, क्या डोज है, एंड डिजीज़ सही से डायग्नोस होना चाहिए, तो आपका निशाना कभी भी नहीं चूकता। कुटाजवले है, कुटाजवले डायरिया में, इंडाइजेशन में,
और खाना खाने के बाद ही इमीडिएटली वॉशरूम जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में या फिर लेटरिन का प्रेशर बना हुआ है लेकिन स्टूल पास नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप कुटच अवले दे सकते हैं तक्र अरिष्ट के साथ या मट्ठे के साथ, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ल्यूक वार्म वाटर के साथ दे सकते हैं। अजमोदा आदि चूर्ण है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ चूर्ण के बारे में। अजमोदा आदि चूर्ण है, ठीक है, ये वात दोषद व्याधियों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें मुख्य जो घटक है वो अजवाइन होती है, इसके साथ त्रिकटु, सेंधा नमक ये सब डालते हैं। तो ये पेनफुल कंडीशंस में वातशामक औषधि साबित हुई है। एंड आम दोष, जिसके कारण जो जॉइंट्स में पेन होती है, ठीक है, आम दोष में क्या होता है कि आहार जो है मंदाग्नि के कारण पूरा अच्छे से पका नहीं है, तो अपक्व आहार जो है आम में कन्वर्ट हो जाता है, टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे वायु उठाकर कोष्ठ में से जॉइंट्स में लेकर जाकर जो है एक्यूमुलेट कर देती है, कफ के स्थान पर एक्यूमुलेट कर देती है, संचित कर देती है वो आम दोष को। तो वो आम दोष जो है जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो उसमें अजमोदा आदि चूर्ण का बहुत अच्छा प्रयोग है। ये कंडीशन है आम वात की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, ठीक है, जिसमें आप अजमोदा आदि चूर्ण जो है प्रयोग करवा सकते हैं पेशेंट को। एंड इसमें आप अजमोदा आदि चूर्ण के साथ आप पेनफुल कंडीशन है आम के कारण है तो आप आम नाशक चिकित्सा भी पेशेंट को डाल सकते हैं, साथ में वात शामक चिकित्सा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अजमोदा आदि चूर्ण का क्या काम होता है, ये पाचन में भी हेल्प करता है, वायु को शांत भी करता है, शियाटिका पेन में, पैरालिसिस में, मसल पेन में, लेथार्जी में, स्प्रेन में। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं भी स्प्रेन की प्रॉब्लम है, तो स्प्रेन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें अविपत्तिकर चूर्ण है। देखिए अविपत्तिकर चूर्ण जो है एसिडिटी प्रॉब्लम में ये काम आता है, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग में, कॉन्स्टिपेशन में, क्योंकि ये मृदु विरेचक भी माना गया है, ठीक है। और पित्त प्रकोपित हो कोई भी कंडीशन में आप अविपत्तिकर चूर्ण दे सकते हैं। ये माइल्ड लेक्सेटिव सौम्य रेचक है। एंड इसमें जो घटक द्रव्य त्रिकटु, त्रिफला, तेज पत्र, छोटी इलायची, वायुवेदन, लौंग, निशोत, मिश्री सब डलते हैं। एंड इसका जो आप प्रयोग है, अगर पेशेंट को इनडाइजेशन है तो अदरक के स्वरस के साथ करवा सकते हैं। जनरली इसका प्रयोग जो है नॉर्मल वाटर या कोकोनट वाटर के साथ किया जाता है, ठीक है। और अगर इसका रात को प्रयोग करना है मतलब कॉन्स्टिपेशन के केस में, तो आप इसको दूध के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड अश्वगंधा चूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट अगर अंडर वेट है, उसको वीकनेस है, उसको उसकी मेमोरी शार्प नहीं है, उसकी इम्यूनिटी लो है, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अश्वगंधा चूर्ण दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, लेथार्जी में दे सकते हैं। एंड अश्वगंधा चूर्ण में शतावरी मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर अश्वगंधा चूर्ण के साथ आप ब्रह्मी वटी भी दे सकते हैं, ठीक है। गंगाधर चूर्ण, ये भी आपको पता होना चाहिए कि गंगाधर चूर्ण जो है प्रवाहिका में, अतिसार में, आंतों के रोगों में इसका मतलब कि प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राही होता है, ठीक है। आंतों में से जो एक्सेस वाटर होता है, अतिरिक्त जल को ये सोख लेता है। अगर ब्लड मिक्स्ड स्टूल पास हो रहा है, लेटरिन में खून आ रहा है, तो भी आप गंगाधर चूर्ण का प्रयोग करवा सकते हैं। एंड 2 से 4 बार दिन में प्रयोग करवा सकते हैं। 2 ग्राम से 4 ग्राम की इसकी मात्रा होती है, ठीक है। एंड इसके बाद ये नेक्स्ट है कि बिल्वादी चूर्ण का आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग जो है डायरिया में होता है, ठीक है। इसको तक्र के साथ प्रयोग करते हैं अतिसार में, और अमीबिक इन्फेक्शंस में, मेलिना मतलब कि ब्लड मिक्स टूल्स में ये भी ग्राही होता है। एंड प्रवाल पंचामृत वटी परपटी के साथ इसका प्रयोग करते हैं। मैंने अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें बिल्वादी चूर्ण को प्रवाल पंचामृत, परपटी और कपर्दक भस्म के साथ प्रयोग किया है और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने वैसे 2 बार ही मैं अपने पेशेंट को प्रयोग करवाती हूँ, लेकिन इसको आप अकॉर्डिंगली 3 से 6 ग्राम की मात्रा में 3 से 4 बार प्रयोग करवा सकते हैं। एंड बच्चों में आधा से 1 ग्राम प्रयोग करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधि है वो है हिंगवाष्टक चूर्ण।
इसका आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें हींग, त्रिकटु, सफ़ेद और काला जीरा, मतलब टोटल 8 द्रव्य पड़ते हैं। अजवाइन भी होती है इसमें। ये पुअर एपेटाइट के लिए, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती, तो आप LIV52 इनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है, उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे मिलते हैं। तो पुअर एपेटाइट में ये प्रयोग करवा सकते हैं। किसी को दिल कच्चा हो रहा हो, नौजिया हो, बर्निंग, मतलब कि पेट में जलन महसूस हो, बार बार डकार आ रहे हों, हिचकी आ रही हो, पेट में दर्द हो, तो हिंगवाष्टक चूर्ण से बढ़िया और कोई औषधि नहीं है। एंड ये अगर आपको पुअर एपेटाइट के लिए इसका प्रयोग करवाना है तो ऑब्वियसली आपको बिफोर मील, खाना खाने से पहले इसको देना होगा पेशेंट को। पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, गैस बन रही है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेट में दर्द है, तो आपको खाना खाने के बाद छाछ या उष्ण जल के साथ इसका प्रयोग करवाना चाहिए। और अगर इनडाइजेशन की स्थिति है तो आपको लेमन जूस के साथ इसका प्रयोग करवाना चाहिए, या फिर लेमन जूस मतलब इसमें लेमन जूस मिक्स करके एक चटनी से बना के, चटनी की तरह उसको बना के प्रयोग करवा के ऊपर से आप उष्ण जल दे सकते हैं पेशेंट को। और इसकी डोज होती है 1 ग्राम से 2 ग्राम। और इसके जितने भी द्रव्य होते हैं उष्ण वीर्य होते हैं। तो आपको ये पित्तज प्रकृति में, एसिडिटी में, ब्लीडिंग में, ग्रीष्म ऋतु में एंड शरद ऋतु में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप देखें कि पेशेंट आपके पास इनडाइजेशन के लिए आया है तो आपको ये देखना है कि आपको उसको अविपत्तिकर चूर्ण देना है, अजमोदा आदि चूर्ण देना है कि हिंगवाष्टक चूर्ण देना है। यदि आपको ये पता होगा, पहले से नॉलेज होगी कि हिंगवाष्टक चूर्ण में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उष्ण वीर्य होते हैं एंड पित्तज प्रकृति का पेशेंट है, या फिर ऋतु जो है वो ग्रीष्म या शरद ऋतु चल रही है, तो आपको जो है हिंगवाष्टक चूर्ण नहीं देना है, आपको इनफैक्ट उसको अविपत्तिकर चूर्ण देना है। तो ये चीज़ें सारी देखने वाली होती हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट को इंडाइजेशन है या नॉर्मली किसी पेशेंट को इंडाइजेशन है, उसकी प्रकृति क्या है, ऋतु क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आप चूर्ण देंगे इनमें से कोई एक सिलेक्टिव अच्छा राइट सिलेक्शन करके, तो आपको बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और पेशेंट, कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो पित्तज प्रकृति वाले पेशेंट को, अगर उसको इनडाइजेशन है तो उसको हिंगवाष्टक चूर्ण दे देते हैं, ये सोच कर कि इसका भी इंडिकेशन जो है ये इनडाइजेशन में हेल्प करता है। बट पेशेंट को और ज़्यादा इनडाइजेशन और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, जिससे वो सोचता है कि या तो आयुर्वेद ठीक नहीं है या तो ये डॉक्टर ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें तभी बदल सकती हैं जब आप अच्छे से इन चूर्णों की, ये कॉमन चूर्ण हैं जो आपको पता होना चाहिए, इनकी पढ़ाई करेंगे, इनके क्या द्रव्य होते हैं या इनके क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या सेफ्टी होती है, क्या डोज होती है। ठीक है। और पंचसकार चूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज्ड है। इसमें 5 द्रव्य होते हैं। सनाई की पत्ती मुख्य रूप से होती है एंड इसके अलावा सौंठ, सौंफ, सेंधा और छोटी हरड़, ये 5 द्रव्य होते हैं इसमें। ये वॉर्म इन्फेक्शन में, मतलब कीड़ों का इन्फेक्शन है, कृमि रोग जिसे हम कहते हैं, उसमें भी दे सकते हैं एंड कॉन्स्टिपेशन पे मुख्य तौर से दिया जाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। और देखिए कॉन्स्टिपेशन की अगर बात आई तो मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। अगर आपके पास कोई तमक श्वास का रोगी है, ब्रोंकियल अस्थमा का रोगी है, तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि उसको कब्ज है कि नहीं है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है और आप अपना श्वास चिकित्सा देते रहे तो उसका डिजीज़ ठीक इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसके रोग को और बढ़ा देगी। ठीक है। एंड इसीलिए कॉन्स्टिपेशन की दवाई उसमें डालना जो बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो। नेक्स्ट इज़ तालीश आदि चूर्ण, स्पेशली इंडिकेटेड फॉर ड्राई कफ। ठीक है। इसमें तालीश पत्र, त्रिकटु, वंशलोचन, तेज पत्र, इलायची सब होता है एंड ये कफ को सुखाकर पित्त को बढ़ाता है, कफ को सुखाता है एंड फेफड़ों में जो कफ चिपक जाता है उसको हटा देता है। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका तालीश आदि चूर्ण। ठीक है। ये ड्राई कफ में ये बहुत अच्छा काम करता है। देखिए ड्राई कफ में क्या होता है कि पित्त बढ़ जाता है और कफ जो है सूख कर फेफड़ों में चिपक जाता है, जो कि बहुत इरिटेशन करता है और खांसी होती है मरीज़ को। तो ये बहुत अच्छा है ऐसी कंडीशन के लिए। एंड पाचक अग्नि जो है मंद हो गई है तो उसमें ये मील से बिफोर मील हाफ एन आवर पहले उष्ण जल के साथ देना है। ठीक है। ड्राई कफ एंड मंदाग्नि के लिए बहुत अच्छा है।
पंचकोल चूर्ण ये सबको पता है, गैस, ब्लॉटिंग, पुअर एपेटाइट, मंदाग्नि में बहुत अच्छा काम करता है। पंचकोल चूर्ण को देने के बहुत सारे तरीके हैं। ये आप दाल पकाते समय उसमें डाल सकते हैं, कुकर को बंद करने से पहले उसमें डाल सकते हैं, इसकी पोटली बनाकर, ठीक है, उसमें डाल सकते हैं। एंड इसको छाछ में मिक्स करके भी ले सकते हैं, ये सब्जी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इस पुष्यानुग चूर्ण, ठीक है, इसकी डोज जो है 3 ग्राम है बीडी, दिन में 2 बार। एंड अनुपान इसका तंडुलोदक है एंड मधु है। एंड इसका जो उपयोग है अर्श अतिसार में होता है, लिकोरिया में यानी कि श्वेत प्रदर में। इसका सबसे जो पहला डिस्क्रिप्शन है वो आपको मिलेगा चरक चिकित्सा योनि व्यापत अध्याय नंबर 30 में, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर यूरिनरी पैसेज में कोई इन्फेक्शन है और कोई भी डिस्चार्ज है, चाहे वेजाइना से हो रहा है या फिर यूरिनरी पैसेज से हो रहा है या रेक्टल एरिया से हो रहा है, तो उसमें पुष्यानुग चूर्ण आप दे सकते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं और बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होना, और डायरिया में, पाइल्स में, हेमरॉइड्स में, हैवी ब्लीडिंग, ठीक है, मेंसेस अगर 6 से 7 दिन रहते हैं, वाटरी डिस्चार्ज रहता है। एंड ऐसे केस में जो है ये आप दे सकते हैं पुष्यानुग चूर्ण। बट एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब कर्डी डिस्चार्ज आता है, बहुत थिक दही जैसा डिस्चार्ज आता है पेशेंट को, तब उस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन होता है एंड आप पुष्यानुग चूर्ण नहीं देंगे, क्योंकि उसमें वो कुछ काम नहीं करेगा। धात रोग जिसमें यूरिन में सीमेन आता है, ठीक है, धात आती है, उसमें आप दे सकते हैं, या अर्ली इजैकुलेशन में दे सकते हैं। इसका प्रयोग जो सही ढंग से होता है वो है शहद में मिक्स करके, हमने इक्वल अमाउंट में जितना चूर्ण लिया उतना शहद मिक्स करके साथ में हल्का सा घृत लेना है, मिक्स करके ले लेना है। एंड देन ऊपर से हमने तंडुलोदक मतलब कि चावल का पानी पीना है। तंडुलोदक चावल का पानी कौन सा वाला होता है? जो राइस वाटर में सोक करनी है 12 से 15 घंटे, ठीक है, और फिर बाद में वो पानी को छान कर वो वाला तंडुलोदक आपने पीना है। नेक्स्ट इसकी सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण भी ड्राई कफ में, प्रोडक्टिव कफ दोनों में काम आता है। थ्रोट में इरिटेशन हो तब भी काम आता है। और इसको जो इसमें एक्चुअली वंशलोचन होता है, छोटी पिपली, इलायची, दालचीनी, मिश्री के साथ वंशलोचन होता है। और वंशलोचन जो होता है ये बहुत ही फाइन पाउडर होता है, ठीक है। तो ये एकदम से आप ऐसे ही स्पून में रखकर इस चूर्ण को लेंगे तो वो उड़ने के कारण पेशेंट को एकदम से खांसी जो है उबाक आ जाता है, पेशेंट को एकदम से वो बहुत ज़्यादा खांसी करने लगता है, क्योंकि वो चूर्ण लगता है गले में जाकर, जो वंशलोचन होता है उसके कारण। तो बेटर ये है कि ड्राई कफ में इसका 1 चम्मच अच्छे से शहद में मिक्स करके फिर पेशेंट को देना चाहिए। एंड जो वेट कफ होती है उसमें उष्ण जल में 1 चम्मच मिक्स करके पिलाना चाहिए, और फिर ऊपर से बाकी जल पीना चाहिए। या फिर मुंह में रखकर सलाइवा में जब मिक्स हो जाता है तो वो थ्रोट के लिए सूदिंग होता है। तो थ्रोट इरिटेशन में आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की खांसी के लिए होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी खांसी में इसको किस तरह से देते हैं, ठीक है। स्मोकर कफ के लिए, टीबी के बाद जो कफ होती है, बच्चों में खांसी के लिए ये दिया जाता है। इसकी मात्रा जो है वो 3 से 5 ग्राम है। एंड बच्चों में जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उसमें शहद के साथ आधा ग्राम की मात्रा में आप दे सकते हैं। 11 साल के बच्चे को 3 ग्राम की मात्रा में, 12 से 18 साल में 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। एंड प्रेगनेंसी में भी ये दिया जाता है, और दिन में 3 से 5 बार भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और इसको वंशलोचन का मैंने आपको बताया कि इसको डायरेक्टली माउथ में रखकर ऊपर से पानी नहीं पीना, गले में जाके लगेगा, ठीक है। वंशलोचन का पाउडर इसमें जो पड़ा होता है उड़ता है एकदम से, पेशेंट के गले में लगता है। तो इसको शहद में या पानी में अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको बताया वैसा लेना है, क्योंकि इसमें मिश्री पड़ती है तो इसको शुगर के पेशेंट को नहीं देना। नेक्स्ट हम आते हैं आसावरिष्ट पे। आसावरिष्ट में क्या होता है कि जो अभ्यारिष्ट होता है, ठीक है, सबसे पहला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, कब्ज एंड बवासीर में हम इसको देते हैं। सेकेंड इज अमृतारिष्ट, क्रॉनिक फीवर हो, रिकरेंट फीवर हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, वीकनेस आफ्टर फीवर हो, लीवर टॉनिक, हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, इन सब में दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो लंबे टाइम तक फ़ीवर की चिकित्सा लेते हैं लेकिन फिर से फ़ीवर हो जाता है। तो ऐसे केस में कंटिन्यूसली 1 से 1.5 महीना अमृतारिष्ट का प्रयोग सेवन करवाएंगे पेशेंट को, तो उसको फ़ीवर नहीं होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रैक्टिकली हम लोगों ने अप्लाई करके देखा हुआ है।
अर्जुन अरिष्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये हार्ट टॉनिक है। कोलेस्ट्रॉल डिसलिपिडीमिया मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। खून को पतला करता है। बीपी, पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाना, डिज्नी ऑन एक्सर्शन, ये सब सिम्टम्स में ये हेल्प करता है। अशोका अरिष्ट जो है इसमें आयरन भी पड़ा होता है, तो ये अनीमिया में, इरेगुलर पीरियड्स में, ठीक है, और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना पीरियड्स के दौरान, पीसीओडी, ओलिगोमेनोरिया, इन सब में ये हेल्प करता है। एंड इसको मेंसेस के दौरान लिया जाता है। एंड इसमें जैसे कि बॉडी एक्स होती है, इरिटेशन होती है, पेन एब्डोमेन ड्यूरिंग मेंसेस, उसमें ये बहुत उत्तम माना गया है। ये 10 ml की डोज विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करके सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आसव अरिष्ट जो होते हैं जिसको संधान क्रिया से बनाया जाता है, मतलब फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ऐसी दवाई को हमेशा आफ्टर मील ही देना चाहिए। 15 to 20 मिनट्स या आधा घंटा आफ्टर मील। बिफोर मील देंगे तो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होने की संभावना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आपको जो पता होना चाहिए दैट इज़ अश्वगंधा अरिष्ट, ठीक है। अगेन स्ट्रेस में, मेंटल वर्क जिनका ज़्यादा रहता है, जिनको हेडेक ज़्यादा होती है, घबराहट होती है, ठीक है, हार्ट बीट इरेगुलर होती है, तो या फिर वात विकार होते हैं, मन ना लगना काम में, ऐसे केस में हम अश्वगंधा अरिष्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट इस अरविंद आसव, ये आपको पता होना चाहिए, बच्चों के लिए होता है, ठीक है। बच्चों की ग्रोथ ठीक हो, जिनका पुअर डाइजेशन होता है या पाचक अग्नि ठीक नहीं होती, ऐसे केस में अरविंद आसव देना चाहिए, ठीक है। और पत्रांग आसव जो है मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसको दिया जाता है, ठीक है। स्त्री के कटी प्रदेश में जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसको ताकत देने के लिए पत्रांग आसव दिया जाता है। श्वेत प्रदर में, रक्त प्रदर में आप दे सकते हैं। यूट्राइन मसल्स की एज अ टॉनिक, उनको टोन अप करने के लिए दे सकते हैं। अनीमिया में दिया जाता है। 10 से 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट इसकी चंदन आसव क्योंकि इसमें चंदन पड़ा होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा शीतवीर्य होता है, तो जितने भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई होता है, धात रोग है, उपदंश है, ठीक है, एंड हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस, जिसमें जैसे स्टोन होता है, स्टोन में क्या होता है कि यूरिन का जो प्रॉपर यूरिन का फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है, स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो ऐसे में क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है यूरिनरी ट्रैक में, किडनीज़ में, तो उस कंडीशन को हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ऐसे में आप चंदन आसव दे सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट होता है जिसको पैरों में जलन होती है, बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत पेशेंट आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि पैरों में जलन होती है, ऐसे केस में चंदन आसव दे सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है। नेक्स्ट इसकी विडंग आसव 19 द्रव्यस में पढ़ते हैं, टेप वॉर्म में, एस्केरिस में, इवन जो बेड सोर के पेशेंट होते हैं, क्योंकि बेड सोर में भी कृमि जो है संक्रमण हुआ होता है, ठीक है, वॉर्म इन्फेक्शन हुआ होता है, तो बेड सोर में भी ये बहुत काम आता है। और क्योंकि इसमें कुटच की छाल पड़ी होती है तो ये डायरिया में भी बहुत काम आता है। कोलाइटिस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, खाना खाने के बाद इमीडिएटली लेटरिन जाना पड़े, ठीक है, तो ऐसे में भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो आपको पता होना चाहिए वो है लोद्र आसव ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, इरेगुलर मेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। पोस्ट प्रेगनेंसी टॉनिक बहुत अच्छा काम करता है यूट्रस के रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, यूरिनरी डिसऑर्डर्स में, ठीक है, एनीमिया में, एंड बाथरूम बूंद बूंद करके आना जिसे हम ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कहते हैं, या फिर लिवर डिजीज़ में ये बहुत अच्छा काम करता है, हेपेटाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। प्रमेह के रोगी आप देखेंगे जिनको जो है यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें लोद्र आसव यूजुअली चिकित्सक उनको प्रिस्क्राइब करता है। और इसके अलावा लोद्र आसव ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, इन सब में काम आता है। नेक्स्ट इसकी सारस्वत अरिष्ट शार्प मेमोरी के लिए, ब्रेन टोनिक, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, दौरे पड़ना, सीजर्स जिसको कहते हैं, बोलते वक्त हकलाना, डिप्रेशन,
आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते होंगे जो बोलते वक्त हकलाते हैं, तो ऐसे में क्या दवाई दी जाए? तो आप उनको सारस्वत अरिष्ट सिंपली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पेशेंट भी खुश, आप भी खुश। एंड जो लोगों में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आती हैं, हेडेक बहुत होता है, तो वो भी सारस्वत अरिष्ट ले सकते हैं, अति उत्तम है उनके लिए। नेक्स्ट इसकी जो अग्निवर्धक वटी, अब हम वटियों में आएंगे कि आपको कौन सी वटी पता होनी चाहिए, बेसिक वटियाँ कौन सी होती हैं। अग्निवर्धक वटी ऑब्वियसली नाम से पता चलता है कि ये अग्नि को बढ़ाती है, पाचक रस की उत्पत्ति करती है, भूख को बढ़ाती है, बर्निंग, ब्लॉटिंग, पुअर एपेटाइट में काम करती है। ठीक है, अजीर्ण की अवस्था होती है जिसमें पित्त कम हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है, कफ बढ़ जाता है, आम जो होता है जॉइंट्स में संचित हो जाता है, जॉइंट पेन होती है, तो आर्थराइटिस में भी आप अग्निवर्धक वटी दे सकते हैं। हृदय में, पेट में भारीपन होता है, अग्निवर्धक वटी दे सकते हैं। एलादि वटी, देखिए कफ हो, ड्राई हो या वेट हो, कोल्ड है, स्नीजिंग है, फीवर है, नोजिया है, या मतलब कि आपके थूक में या वॉमिटिंग में ब्लड निकल रहा है। ठीक है, मेंसेस में हैवी ब्लीडिंग हो रही है, चक्कर आते हैं, अस्थमा है, गाउट है, कॉन्स्टिपेशन है, स्प्लीनोमेगैली है, तो आप एलादि वटी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो पित्त दोष की वजह से, और टॉन्सिल्स में भी आप दे सकते हैं, 1 से 2 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। कंकाइन वटी के बारे में पता होना चाहिए, इसमें हेमरॉइड्स मतलब कि ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में दे सकते हैं। ये मस्से को सुखाने में हेल्प करता है। अग्निमंद में, क्योंकि ऑब्वियसली जो अतिसार, ग्रहणी एंड अर्श, ये तीनों रोग अग्निमंद के कारण होते हैं, तो अग्निमंद में, उदरशूल में कंकाइन वटी बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 2 से 4 गोली दिन में 2 बार लेनी चाहिए तक्र के साथ। ठीक है, अनुपान ज़रूर पता होना चाहिए, सो दैट आप जो है राइट प्रिस्क्राइब करें पेशेंट को कि अनुपान, इसका सही अनुपान क्या है, इस दवाई का आपको किसके साथ ये दवाई लेनी चाहिए जिससे ये आपके लिए और असरदार रहेगी। ठीक है, तो ये गिनी चुनी दवाइयाँ हैं। इसके अलावा जैसे खदिरादि वटी है। ठीक है, खदिरादि वटी में दांत दर्द में, गम्स में अगर पेन हो, मसूड़ों में पेन हो, स्वेलिंग हो, ठंडा गर्म लगना दांतों में, या फिर मुंह से बैड ऑर्डर आती हो। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते थे जिनके मुंह से बैड ऑर्डर आती थी, तो क्या दें? तो उनको खदिरादि वटी दो। बैड टेस्ट हो, माउथ में अल्सर्स हों, तो खदिरादि वटी के साथ आप उनको अमरूद के पत्ते चबाने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जब उन पत्तों से जूस निकलता है और मुंह में अल्सर्स पे लगता है तो वो 1 या 2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी अमरूद के पत्तों के साथ ठीक किए हैं, खदिरादि वटी के साथ, दोनों को मिक्स करके, मतलब जिनका कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम के साथ अल्सर नहीं ठीक हुए, ऐसे पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं इस मेडिसिन के साथ। चंद्र प्रभावटी वेरी कॉमनली यूज्ड, बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। प्रमेह में, यूटीआई में, और बार बार किडनी में स्टोन होना, अजीर्ण में, कब्ज में, पेट में दर्द होना, बाथरूम दर्द के साथ आना, ब्लॉटिंग होनी, प्रोस्टेट में, अनीमिया में क्योंकि इसमें लो बसम होती है, हर्निया को अवॉइड करने के लिए, अर्श में, इनफर्टिलिटी में, आर्थराइटिस में ये दे सकते हैं। लेथार्जी, बहुत जल्दी थकावट होनी थोड़ा सा भी काम करने से, तो ये दे सकते हैं। व्योशादि वटी जो है, इसमें आप ये एलर्जिक रेनाइटिस में दे सकते हैं। इसमें शुंठी, मरीच, इलायची, पिपली, तेजपत्र ये सब पड़ते हैं। तो एलर्जिक रेनाइटिस में, सीजनल एलर्जीज में, सोर थ्रोट में आप ये दे सकते हैं। ठीक है, सोर थ्रोट के बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आएंगे, तो इनको आप 1 से 2 गोली व्योशादि वटी की सुबह शाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसकी वृद्धि वादिका वटी, सिस्ट में, लंप में मैंने बेशुमार ये दी है, एंड बहुत अच्छे से साइज़ कम हो जाता है सिस्ट का। बट अगर सिस्ट 18 सेंटीमीटर की हो तब आप पंगा ना लीजिए, तब आप पेशेंट को बोलिए कि उनको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। ठीक है, ब्रह्मी वटी जो है इंसोमनिया में, पैरालिसिस में, देखिए ब्रह्मी वटी जो स्वर्ण युक्त होती है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एक पेशेंट को जिसको पैरालिसिस था, ठीक है, 85 to 90% उसको डिसेबिलिटी थी, तो पेशेंट जो है व्हील चेयर पे ही था, एंड उसकी एक जो जिस साइड उसको पैरालिसिस था, तो उस साइड की लेग में बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती थी, अपने आप ही ट्रेमर्स होने शुरू हो जाते थे। तो ऐसे केस में मैंने ब्रह्मी वटी दी। आप मानेंगे कि 50% फ़र्क पड़ा है केवल 24 घंटों में, एंड विद इन 1 वीक उनको शिवरिंग एंड उस लेग में शिवरिंग एंड ट्रेमर्स 100% बंद हो चुके थे। दैट इज़ द मैजिक ऑफ ब्रह्मी वटी स्वर्ण युक्त। ठीक है,
ब्रह्मी वटी में कई चीज़ें होती हैं, जैसे शंख पुष्पी है, वचा है, काली मिर्च है, रस सिंदूर एक्सेट्रा, बहुत कुछ होता है। तो एनजाइटी डिसऑर्डर्स में मेमोरीज को शार्प करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, इन सब के लिए ब्रह्मी वटी वरदान है। ब्रेन टॉनिक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लहसुन आदि वटी एब्डोमिनल ब्लॉटिंग में दे सकते हैं, वात शामक होती है, ठीक है। जैसे आर्थराइटिस में आपको अग्नि भी जो है बढ़ानी है, और पेट की जो गैस्ट्रिक रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो भी ठीक करने हैं, पेन भी ठीक करने हैं, तो आप अग्निवर्धक वटी दे सकते हैं, ठीक है। अजमोद आदि चूर्ण भी दे सकते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया। एंड और इसमें होता है कि जब एब्डोमेन में हैवीनेस हो जाती है खाना खाने के बाद और गैस बनती है, इसके कारण हेडेक होता है, ब्लॉटिंग के कारण आम की उत्पत्ति होती है, तो इन सब में आप लहसुन आदि वटी दे सकते हैं। शंख वटी अगर हाइपर एसिडिटी हो, डायरिया हो, अजीर्ण हो, जलन हो, तो इसमें शंख वटी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो कॉमन मेडिसिन थी मैंने आपको बताई, और बेसिक मेडिसिन ज़रूर याद रखिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा जो है असंख्य मेडिसिन अगर दी हैं तो सबके बारे में पढ़िए, लेकिन बेसिक मेडिसिन अगर अच्छे से पता होंगी तो डेफिनेटली आपको सक्सेस नहीं एक्सीलेंस मिलेगा। नेक्स्ट है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, तकरीबन सबकी ये एक क्वेश्चन रहता है कि हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अगर हमने करनी है तो हम कौन सी बुक को फॉलो करें। तो इसमें सबसे पहला है जो मैं फॉलो करती हूँ वो है आयुर्वेदिक सार संग्रह, जिसमें आपको औषधि के बारे में, मेडिसिन के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, इंडिकेशन के बारे में, डोज के बारे में इन डिटेल सब कुछ बताया होता है। एंड इसके अलावा आपको सिंगल हर्ब्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। आप गिनी चुनी जो दवाइयाँ हैं, आपको अगर ये पता है कि मुझे इस डिज़ीज़ में इस पेशेंट को ये दवाई देनी है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो अलग अलग हर्ब्स हैं वो अलग अलग हर्ब्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। और सिंगल हर्ब्स की नॉलेज के लिए मुझे जो बेस्ट बुक लगती है वो है भाव प्रकाश निघंटु। इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, आप दोनों ले सकते हैं, और इसमें बहुत डिटेल में एक एक हर्ब के बारे में बताया हुआ है, उसके कॉम्बिनेशन के बारे में, उसके इंडिकेशन के बारे में, एंड उस पर जो रिसर्च हुई है उसके बारे में, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उसमें, और उसके गुण क्या है, वीर्य क्या है, सब कुछ इन डिटेल बताया हुआ है। भाव प्रकाश निघंटु आप यूज़ कर सकते हैं, आयुर्वेदिक सार संग्रह आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि आपको किसी भी डिज़ीज़ में चिकित्सा के साथ कभी भी मत भूलिए कि आयुर्वेद ने आपको पथ्य अपथ्य की पूरी जानकारी दी है। ऐसा नहीं है कि आपको पथ्य अपथ्य के बारे में बीएमएस में नहीं पढ़ाया गया है, वो इसीलिए क्योंकि आयुर्वेद में ये माना जाता है, आचार्यों ने 5000 साल पहले ये ऑलरेडी मान लिया था कि ये जो पथ्य पथ्य हैं ये डिज़ीज़ को ठीक करने में इक्वली हेल्प करते हैं जितना कि आपकी दवाइयाँ करती हैं। तो पथ्य पथ्य डाइट चार्ट कोशिश करिए पेशेंट को बना के दीजिए, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उसमें। आप मेरी र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस की अगर वीडियो देखेंगे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस पे मैंने आयुर्वेदिक चिकित्सा, ठीक है, डाइट चार्ट, फूड दैट शुड बी अवॉइडेड एंड फूड दैट शुड बी टेकन, इवन मैंने योगा के आसन्स भी उसमें बताए हैं। एक कंप्लीट जो चिकित्सा है वो बताई है, ताकि पेशेंट जो भी उसको फॉलो करे या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो भी उस ट्रीटमेंट को अपने पेशेंट को दे तो उसको 100% रिजल्ट मिले। तो आप डाइट चार्ट, पथ्य पथ्य क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये कभी भी बताना मत भूलिएगा पेशेंट को, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन गिविंग क्विक रिजल्ट्स। एंड इसके लिए आप चरक संहिता रेफ़र कर सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में चरक चिकित्सा में पथ्य पथ्य का बताया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैंने कई पॉइंट्स लिख के रखे हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं आपको बताना। देखिए, पंचकर्मा की अगर हम बात करें तो इसमें कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप ओपीडी लेवल पर कर सकते हैं। वो क्या है? शिरोधारा है, ठीक है, अक्षी तर्पण है, मैं खुद भी अक्षी तर्पण मैंने किया है, जिसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। शिरोधारा, अक्षी तर्पण, स्नेहन है, आप मसाज थेरेपी कर सकते हैं पेशेंट को। स्वेदन है, स्वेदन का ध्यान रखना पड़ेगा, पित्तज प्रकृति के पेशेंट को स्वेदन नहीं कराना है। और इसके बाद आप वस्ती दे सकते हैं, आपको अच्छे से इसमें स्टडी करनी पड़ेगी एंड धीरे धीरे प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि आप जब शमन चिकित्सा के साथ ये सारे पॉइंट्स भी ऐड करेंगे
तो आपका क्लिनिक दौड़ेगा, आप बहुत ह्यूज अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे देश में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लाखों रुपए 10-10 लाख तक एक महीने का कमा रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं जब वो अपने प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं। किसी पेशेंट को, स्ट्रेस का पेशेंट है, अश्वगंधा अरिष्ट दे दिया या सारस्वत अरिष्ट दे दिया या ब्रह्मी वटी दे दी, स्वर्ण युक्त ब्रह्मी वटी दे दी, और इसके साथ आप उसकी शिरोधारा करेंगे तो जो रिजल्ट एक महीने में मिलना है आपको एक हफ्ते में मिलेगा। आप खुद देखेंगे ये चीज़, ठीक है। फॉर बिगनर्स आप शमन चिकित्सा स्टार्ट करिए और उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को डेवलप करके शिरोधारा का टेबल लाइए। इसके लिए एक अलग रूम चाहिए होगा और अक्षी तर्पण जो है वो परफॉर्म करिए। धीरे धीरे इस चीज़ को इन्वॉल्व करिए। मैं ये नहीं कह रही कि फ़र्स्ट डे ही आपको सब कुछ वेल इस्टेब्लिश करना है। धीरे धीरे जैसे आपकी अर्निंग्स होगी, जैसे आपकी अफोर्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप ये चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं। वेजाइनल डूशिंग कर सकते हैं जिसे हम योनि प्रक्षालन कहते हैं। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप में थे तब हमारे जो मैम थी गायनेकोलॉजिस्ट की, जब वो वेजाइनल डूशिंग करती थी तो पेशेंट को इतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलते थे श्वेत प्रदर में, लिकोरिया में, कि कह नहीं सकते। और पेशेंट वो बार बार मतलब कोई भी ट्रीटमेंट होता था गायनेकोलॉजी का तो हमारे ही मैम के पास आते थे, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहीं से ठीक हो सकती हूँ। उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई थी। तो योनि प्रक्षालन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप नाड़ी परीक्षा भी इन्वॉल्व करिए। नाड़ी देखकर पेशेंट का डायग्नोस बनाना और उसके बाद उसकी चिकित्सा देनी बहुत बड़ी बात होती है। और नाड़ी परीक्षा के लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 6 डेज़ का जो वर्कशॉप होता है, 6 दिन की जो वीडियो होती है मैंने डाली हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूँगी, ठीक है। और मैंने पंचकर्मा का जो 10 दिन का, जिसमें A to Z कंप्लीट पंचकर्मा की नॉलेज दी हुई है, वो जो 10 वीडियोस हैं वो भी मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाली है। आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको योगा आसन्स जो हैं पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप योगा थेरेपिस्ट बनिए। देखिए, कोई भी डिज़ीज़ है, आपने डिज़ीज़ डायग्नोस किया एंड देन पेशेंट को चिकित्सा दी, ठीक है, और जो मैंने बताया ओपीडी लेवल पर हो सके तो पंचकर्मा का आपने परफॉर्म किया प्रोसीजर, ठीक है। इसके अलावा उस डिज़ीज़ के रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी रखिए कि आप कौन कौन से आसन्स जो हैं पेशेंट को मतलब एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही उसको सिखाने बैठ जाओ, उसको एडवाइस कर सकते हैं कि इस डिसीज़ में, आपकी इस व्याधि में ये योगा आसन्स जो हैं आपको काम आ सकते हैं। आप जैसे आपकी पेन ठीक हो, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई योगा आसन्स होते हैं, ठीक है। जब पेशेंट की पेन धीरे धीरे ठीक होने लगती है तो डिज़ीज़ फिर से ना हो, डिज़ीज़ के क्योर के लिए वो पेशेंट जो है योगा सीखना स्टार्ट कर देता है। तो आप उसको कह सकते हैं कि ये 3-4 आसन्स हैं, आप अपने योगा थेरेपिस्ट से सीख सकते हैं जो आपको लंबे टाइम में बेनिफिट देंगे। तो पेशेंट आपसे कम्प्लीटली इम्प्रेस हो जाएगा जब आप उसको शमन चिकित्सा के साथ डाइट चार्ट बताएंगे एज वेल एज आप उसको योगा आसन्स भी बताएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। देखिए, जब प्रिस्क्रिप्शन आप अपनी प्रिंट करवाते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि डिजीज़ का डायग्नोसिस क्या है। आप डायग्नोसिस की एक कॉलम बनाइए, एक अग्नि का कॉलम बनाइए कि अग्नि की स्थिति क्या है। मंदाग्नि है तो मंदाग्नि चिकित्सा आप जरूर डालिए। मंदाग्नि चिकित्सा नहीं डालेंगे अपने ट्रीटमेंट में, बाकी ट्रीटमेंट पेशेंट को कभी असर नहीं करेगा, क्योंकि पाचन शक्ति ही नहीं ठीक होगी तो बाकी दवाइयाँ क्या करेंगी, ठीक है। मानसिक स्थिति का एक कॉलम बनाइए कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस्ड है या एंजाइटी स्टेट में है, ये ज़रूर बनाइए, ठीक है। योगा आसन्स जो 2-3 आपने आसन्स उसमें लिखने हैं, उस चीज़ का कॉलम भी बनाइए, ठीक है। और इसके अलावा आप दशविध परीक्षा के कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। वो आप मेरी वीडियो में देख लीजिए, आप क्या क्या पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं। उसमें कई पॉइंट्स होते हैं। एंड नाड़ी का एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसकी नाड़ी कैसे है, देखिए, पहली बार में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता। नाड़ी देख देख कर ही आप एक्सपर्ट बन पाएंगे कि उसकी नाड़ी कैसी है, ठीक है। नाड़ी इन डिटेल मैंने कोर्स दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसकी प्रकृति कैसी है, कोशिश कीजिए कि पेशेंट की प्रकृति को जानिए, क्योंकि प्रकृति के अकॉर्डिंग मतलब शमन चिकित्सा में अगर आप प्रकृति पेशेंट की कंसीडर करेंगे
तो आपको उम्दा रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैं अपने ये एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने 2-3 दिन बहुत सारी रिसर्च करी है और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखी है, तो उसमें नॉलेज अच्छी है, बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन कंप्लीट नॉलेज मुझे नहीं लगी। तो मैंने ये पॉइंट्स जो हैं कंपाइल करके और कुछ अपने एक्सपीरियंस से सोच के ही लिखे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए, मैं उस पर कंप्लीट सर्च करके पूरी 100% नॉलेज के साथ वो वीडियो आपको बना के दूंगी, अपडेट करूंगी। एंड कौन सी डिजीज़ पर चाहिए एंड ये सब हमें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारे वैल्यूएबल वीडियोस जो हमने इतनी मेहनत से बनाए होते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन बटन दबाइए, तभी आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने आपको लिंक दिया है कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक है, वो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। उसमें मैं आयुर्वेद अपडेट्स रिलेटेड टू जॉब एंड स्कोप ऑफ आयुर्वेद देती रहती हूँ। आप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिए। एंड अगर आप MD AMO और UPSC एक्सपायरेंट है तो आपके लिए हम लोग जो है लाइव क्लासेस चरक संहिता, जिसमें पूरी चरक संहिता कवर करी जाएगी, वो क्लासेस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं नवंबर 1st वीक से, जिसकी फ़ीस है केवल 1000 रुपये। इसमें आपको लाइव क्लासेस पूरी चरक पर मिलेगी, एज वेल एज आपको नोट्स भी मिलेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो जो है यूज़फुल लगा हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।